हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 8 अप्रैल का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं हम आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हरित योग, दूसरा टॉपिक है समुद्र प्रदक्षिणा, तीसरा टॉपिक है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट के अधिग्रहण तथा Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों पर उनकी स्थापना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के साथ एक अनुबंध किया गया है। चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन नई दिल्ली में राष्ट्रीय विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण के लिए उद्योगों के साथ समझौते किए गए हैं। पांचवा टॉपिक है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। छठा टॉपिक है मेटी और यूनेस्को द्वारा हैदराबाद में तीसरे एआई तैयारी परामर्श की मेजबानी। सातवां टॉपिक है ट्रूथ टेल हैकाथॉन। आठवां टॉपिक है अंतर्दृष्टि। नौवां है पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण। 10वां है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का 1 दशक। 11वां टॉपिक है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पुर्तगाल और स्लोवाक गणराज्य स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा। 12वां टॉपिक है भारत और नेपाल के सर्वोच्च न्यायालयों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। और आज का अंतिम टॉपिक है 3 गार्जेस अंटार्कटिक आई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हरित योग। तो ये क्या है? तो हरित योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के 10 प्रमुख कार्यक्रमों सिग्नेचर इवेंट्स हैं, उनमें से एक है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव द्वारा 7 अप्रैल को इसका शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत योग प्रेमियों के बीच 5000 से अधिक औषधीय पौधों का वितरण किया गया है। ठीक है, औषधीय पौधे वितरित किए गए हैं। तो ये हरित योग है। ये इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसके 10 सिग्नेचर इवेंट हैं, उनमें से एक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 10 जो सिग्नेचर इवेंट हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है योग संगम। इसके अंतर्गत 1 लाख स्थानों पर समन्वित योग प्रदर्शन होगा, जिसका लक्ष्य विश्व रिकॉर्ड बनाना है। दूसरा है योग बंधन, जिसमें प्रतिष्ठित स्थलों पर योग सत्र आयोजित करने के लिए 10 देशों के साथ वैश्विक साझेदारी है। तीसरा है योग पार्क। इसके अंतर्गत दीर्घकालिक सामुदायिक सहभागिता के लिए 1000 योग पार्कों का विकास किया जाएगा। कितने? 1000 योग पार्क। अगला है योग समावेश। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसके अंतर्गत। अगला है योग प्रभाव। सार्वजनिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका पर 1 दशक के प्रभाव मूल्यांकन। अगला है योग कनेक्ट, एक वर्चुअल वैश्विक योग शिखर सम्मेलन। ठीक है, जिसमें प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर शामिल होंगे। अगला है हरित योग, जो अभी हमने पढ़ा, एक स्थिरता संचालित पहल है जिसमें योग को वृक्षारोपण और सफाई अभियान के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, वृक्षारोपण और सफाई अभियान इसके अंतर्गत चलाए जाएंगे। अगला है योग अनप्लग्ड, युवाओं को योग के प्रति आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम। नेक्स्ट है योग महाकुंभ, 10 स्थानों पर एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है। ठीक है, जिसका समापन प्रधानमंत्री जी करेंगे। लास्ट है समयोगम। ठीक है, तो ये समग्र स्वास्थ्य के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ योग को एकीकृत करने वाली 100 दिवसीय पहल है समयोगम। ठीक है, अगला टॉपिक है समुद्र प्रदक्षिणा। तो ये तीनों सेनाओं की महिला जल यात्रा अभियान है। ठीक है, त्रिशक्ति नाविक अभियान है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 7 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना जल यात्रा प्रशिक्षण केंद्र कोलाबा, मुंबई से कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल A.K. रमेश द्वारा हरी झंडी दिखा के इसको रवाना किया गया है। 7 अप्रैल को रवाना किया गया। ठीक है, ये त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना के 12 सदस्यीय महिला चालक दल के साथ ये अभियान IASV त्रिवेणी पर सवार होकर मुंबई से सेशल्स और फिर वापस मुंबई 4000 समुद्री मील की चुनौतीपूर्ण 55 दिवसीय यात्रा पूरी करेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य है समुद्री प्रयासों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, यह अभियान 2026 के लिए नियोजित एक और भी अधिक महत्वाकांक्षी जल यात्रा नौकायन अभियान के लिए एक प्रारंभिक चरण के रूप में कार्य करेगा। अगला टॉपिक है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट के अधिग्रहण तथा Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों पर उनकी स्थापना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के साथ 2385 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। ठीक है, तो जो Mi-17V5 हेलीकॉप्टर हैं ये रूस से इंपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इनका वहाँ पे घरेलू नाम Mi-8 MTV5 है। ठीक है, ये Mi-8/7
17 परिवार का एक सैन्य परिवहन संस्करण है। इसका निर्माण रूसी हेलीकॉप्टर की सहायक कंपनी गजान हेलीकॉप्टर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन नई दिल्ली में राष्ट्रीय विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण के लिए उद्योगों के साथ समझौतों पर MOU, MOA, TOT और ये जो समझौते हैं ये किए गए हैं। तो देखते हैं पहला समझौता कौन सा है। तो ये है इलेक्ट्रिक वाहन के लिए वायरलेस चार्जर। ठीक है, ये सीडेक और VNIT नागपुर द्वारा विकसित स्वदेशी 1.5 किलोवाट वायरलेस चार्जर प्रौद्योगिकी के लिए मेसर्स ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, ये 4.8 किलोवाट आवर ऑनबोर्ड बैटरी पैक को 48 वाट पर 30 एम्पियर करंट के साथ लगभग 3 घंटे में चार्ज कर देता है। ठीक है, दूसरा है विद्युत इंजनों के लिए स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली के विकास के लिए समझौता। तो भारतीय रेलवे प्रणोदन प्रणाली के स्वदेशीकरण के लिए सीडेक, चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स और उद्योग भागीदारों के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, अगला है हरित और संधारणीय ग्रिड समाधानों की तैनाती के लिए सीडेक और केरल विकास एवं नवाचार रणनीतिक परिषद के बीच सीडेक द्वारा विकसित 48 वाट लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट LVDC प्रणाली के लिए समझौता। तो केरल विकास एवं नवाचार रणनीतिक परिषद ने अपने मुख्यालय में इस प्रणाली को लागू किया है, जिससे केरल का पहला प्रशासनिक भवन बन गया है जो 48 वाट DC द्वारा संचालित है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मिशन है क्या, जिसके अंतर्गत ये जो सारे समझौते किए गए हैं। तो ये MEIT का एक मिशन मोड कार्यक्रम है जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास, परिनियोजन, प्रदर्शन और व्यवसायीकरण शामिल हैं। ठीक है, इसका कार्यान्वयन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक तिरुवनंतपुरम द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्य फोकस क्षेत्रों में दूर दराज के गांवों को बिजली देने के लिए माइक्रोग्रिड, सामुदायिक भवनों के लिए हरित ऊर्जा, मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र का सशक्तिकरण, वितरण ग्रिड में स्मार्ट पावर क्वालिटी सेंटर, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, उद्योग और स्वास्थ्य के लिए उच्च वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी विपणन और प्रौद्योगिकी आउटरीच के लिए मंच के साथ स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला टॉपिक है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। ठीक है, तो ये सर्ट-इन द्वारा ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और सर्टफिन तथा SISA एक वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी है। इन तीनों के द्वारा इसको जारी किया गया है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट को। ठीक है, और ये बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा BFSI क्षेत्र में साइबर सुरक्षा का समर्थन करने के लिए भारत की पहली रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और बीमा के बारे में जो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट हैं उसके बारे में बात की गई है। तो BFSI के लिए 2024 डिजिटल खतरा रिपोर्ट वित्तीय संस्थानों, विनियामकों और सुरक्षा पेशेवरों के लिए साइबर खतरों के खिलाफ सक्रिय रुख अपनाने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। ये क्षेत्र AI संचालित हमलों, परिष्कृत धोखाधड़ी रणनीति और अनुपालन जटिलताओं से बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसलिए रिपोर्ट बढ़ते साइबर सुरक्षा परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए एक रणनीतिक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें जो साइबर थ्रेट हैं बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा को, उनके बारे में बात की गई है। अगला है MEIT और यूनेस्को द्वारा हैदराबाद में तीसरे AI तैयारी परामर्श की मेजबानी। ठीक है, तो दक्षिण एशिया के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कार्यान्वयन भागीदार के रूप में इकिगाई लो के सहयोग से भारत में AI रेडीनेस असेसमेंट मेथडोलॉजी पर हितधारक परामर्श का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और ये कब होगा, तो ये 8 अप्रैल को किया जाएगा हैदराबाद के टी वर्क्स में। अगला टॉपिक है ट्रूथ टेल हैकाथन। ठीक है, तो ये क्या है, ये तकनीक के माध्यम से गलत सूचना और हेरफेर किए गए मीडिया से निपटने के लिए एक वैश्विक चुनौती है। आगामी विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से इंडिया सेलुलर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने ट्रूथ टेल हैकाथन के शीर्ष 5 विजेताओं की घोषणा की है। ठीक है, तो इनको टोटल 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ये कौन कौन है, पहला है दिल्ली की टीम यूनिक्रॉन, दूसरा है देहरादून की टीम अल्केमिस्ट, तीसरा है बेंगलुरु की टीम हुसिंग लायर्स, चौथा है दिल्ली की टीम बक्स स्मैशर्स और पांचवा है बेंगलुरु की टीम वोर्टेक्स स्क्वाड। अगला है अंतर्दृष्टि।
तो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून ने राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ नई दिल्ली के सहयोग से 7 अप्रैल को अंतरदृष्टि एक अद्वितीय संवेदी डार्क रूम का उद्घाटन किया है। तो ये है क्या? अंतरदृष्टि एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया संवेदी अनुभव स्थान है जिसका उद्देश्य दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना और संवेदनशील बनाना है। ठीक है, इस अंधेरे कमरे में व्यक्ति पूर्ण अंधकार का अनुभव करते हैं और ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो अंधे या कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के रोजमर्रा के अनुभवों को अनुकरण करने में मदद करती है। ठीक है, जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं वो जो समस्याएं फेस करते हैं तो उनके लिए एक संवेदनशीलता लोगों में पैदा हो, उसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए ये एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक रूम है। ठीक है, आगे है पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण। पोषण पखवाड़ा पोषण अभियान के अंतर्गत एक वार्षिक पोषण जागरूकता अभियान है। ठीक है, 2025 में पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है प्रौद्योगिकी और परंपरा के मिश्रण से बच्चों और महिलाओं के बीच स्वस्थ और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना। ठीक है, मातृ एवं शिशु पोषण लाभार्थियों के लिए डिजिटल पहुंच और बचपन में मोटापे से निपटने पर केंद्रित थीम के साथ पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण पोषण संबंधी कल्याण को बढ़ाने के लिए परिणाम आधारित हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पोषण पखवाड़ा है, इसके अंतर्गत 4 थीम है। एक तो है फोकस ऑन द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ ए चाइल्ड लाइफ, जो एक बच्चा है उसके जो जीवन के प्रारंभिक 1000 दिन है उन पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है पोषण ट्रैकर ऐप में जो बेनिफिशियरी मॉड्यूल है उसको पॉपुलराइज करना। तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन थ्रू CMAM मॉड्यूल। ठीक है, जो कुपोषण की समस्या है उसके मैनेजमेंट को CMAM मॉड्यूल के थ्रू करना। और चौथा है हेल्दी लाइफ स्टाइल टू एड्रेस चाइल्डहुड ओबेसिटी, जो बच्चों में जो मोटापा है उसको एड्रेस करने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल। ये इसकी 4 थीम है। अब देखते हैं पोषण अभियान क्या है। तो पोषण अभियान का प्रारंभ वो 8 मार्च 2018 को किया गया। ठीक है, और ये महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य कुपोषण से निपटना, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है। और ये इसकी टैगलाइन है, सही पोषण देश रोशन, पोषण अभियान की। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का 1 दशक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 10 साल हो गए हैं। इसका प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 में किया गया था। इसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े और अब तक सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों को वित्तीय समावेशन और सहायता प्रदान करना है। ठीक है, वित्त पोषित न होने वाले सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों को वित्त पोषित करना, कोलेटरल फ्री इनको जो संस्थागत ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाए। तो मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत माइक्रो यूनिट उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त पोषण के लिए स्थापित एक वित्तीय संस्था है। ये 4 श्रेणियों में मुद्रा ऋण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके अंतर्गत 4 कैटेगरी है। पहली है शिशु, इसके अंतर्गत 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। दूसरा है किशोर, इसके अंतर्गत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी है तरुण, इसके अंतर्गत 5 से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। और चौथी है तरुण प्लस, ये अभी वर्ष 2024 में इसमें जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत 10 से 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो तरुण श्रेणी में जिन्होंने ऋण लिया है और जिसका टाइम पे रीपेमेंट कर दिया है, बेसिकली उनको तरुण प्लस कैटेगरी में 10 से 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उपलब्धियां। क्या क्या उपलब्धियां इन 10 सालों में हासिल हुई है? तो ये है 32.61 लाख करोड़ रुपए के 52 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत हुए हैं। 52 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत हो चुके हैं अब तक। इसके अंतर्गत MSME ऋण है उसमें बूस्ट आया है। ठीक है, तो MSME ऋण वित्त वर्ष 2014 में 8.51 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 27.25 लाख करोड़ रुपए हो गया और वित्त वर्ष 2025 में 30 लाख करोड़ रुपए को पार करने का अनुमान है। ठीक है, कुल बैंक ऋण में MSME ऋण की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2014 में 15.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में लगभग 20% हो गई। ठीक है, दूसरा है वित्तीय समावेशन, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। तीसरा है वित्तीय समावेशन, सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूह तक पहुंचना, उनको लोन मिला है।
तो देख लिए इसमें सोशल क्लास वाइज शेयर इन टोटल पीएम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अकाउंट्स, ठीक है। तो जनरल को 50%, ओबीसी को 28%, एसटी को 6% और एससी को 16% इसमें लोन मिला है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कैटेगरी वाइज शेयर, तो माइनॉरिटी को 11% मिला है, महिलाओं को 68% मिला है, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में बड़ा रोल प्ले कर रही है स्कीम, ठीक है। अगला है प्रगतिशील ऋण शिशु से तरुण तक। तो 2016 में इसमें शिशु ऋण थे उनका 92.9% हिस्सेदारी टोटल ऋण में थी, ठीक है। अब शिशु ऋण की कम हो गई है, ये 51.7 हो गई है, ठीक है। और ये किशोर की बढ़ के 44.3 हो गई है। तरुण की भी बढ़ी है, पहले जहाँ 1.2% थी वो 3% के लगभग हो गई है, ठीक है। बड़े ऋण मजबूत व्यवसाय, पहले जहाँ पर एवरेज मुद्रा लोन जो टिकट साइज थी, मतलब एवरेज मुद्रा लोन था, वो 2015-16 में 38,000 रुपये था और 24-25 में वो बढ़ के 1.02 लाख रुपए हो गए, ठीक है। पीएम मुद्रा ऋण वितरण में अग्रणी राज्य कौन कौन से, राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा जो लोन इसके अंडर दिया है तमिलनाडु ने दिया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक, चौथे पे पश्चिम बंगाल, पांचवे पे बिहार और छठे पे महाराष्ट्र है, ठीक है। राजस्थान इसमें मुद्रा योजना में 27वें नंबर पे है टोटल लोन देने में, ठीक है। अभी यहाँ पर ये चैलेंजेस दे रखे हैं, जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं। तो वो है एक्सेस टू फाइनेंस, उनको लोन नहीं मिलता, ठीक है, वित्त तक पहुंच नहीं हो पाती। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता उनके पास, ठीक है। ग्रोथ ओरिएंटेशन की कमी होती है, स्किल डेवलपमेंट की कमी होती है, वो उसकी कमी होती है, उसमें गैप होता है। पॉलिसी एडवोकेसी नीड, पॉलिसी समर्थन नहीं होता उनके पास, ठीक है। लैक ऑफ मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट विकसित नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है। नॉलेज गैप होता है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, इंफॉर्मेशन एक जगह अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। एंट्री लेवल टेक्नोलॉजीज का अभाव होता है। ये सारी चैलेंजेस हैं जो माइक्रो एंटरप्राइजेस फेस करते हैं। अगला है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पुर्तगाल और स्लोवाक गणराज्य स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो 6 अप्रैल को पुर्तगाल के लिस्बन में पहुंची। ये 27 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पुर्तगाल की पहली यात्रा है और पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा है, ठीक है। और ये जो 2025 है, ये दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, यहाँ 50 साल पूरे हो गए हैं राजनयिक संबंधों के 2025 में। तो एक डाक टिकटों का भी विमोचन किया गया, ठीक है। ये टिकट पुर्तगाल और भारत की समृद्ध कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं और इनमें दोनों देशों के जीवंत लोक परिधान शामिल हैं, ठीक है। तो राजस्थान की विशिष्ट कालबेलिया पोशाक, राजस्थान की कालबेलिया पोशाक, भारत से राजस्थान की कालबेलिया पोशाक और पुर्तगाल की पारंपरिक वियाना डो कास्टेलो पोशाक शामिल हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को की टू सिटी लिस्बन पुरस्कार भी यहाँ पे दिया गया है। ये लिस्बन शहर द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अगला टॉपिक है भारत और नेपाल के सर्वोच्च न्यायालयों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस लिए किए गए हैं। न्यायिक आदान प्रदान, संयुक्त अनुसंधान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और यात्राओं के लिए औपचारिक तंत्र बनाने के लिए भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच एक समझौता हुआ है। अगला है 3 गार्जेस आर्कटिक अंटार्कटिक आई। तो ये क्या है, ये चीन द्वारा अंटार्कटिक के एक वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन पर स्थापित 3.2 मीटर एपर्चर वाली रेडियो मिलीमीटर तरंग दूरबीन है, ठीक है। अंटार्कटिका में एक वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन है, वहां पे चीन के स्थापित की गई है। और ये चीन 3 गार्जेस यूनिवर्सिटी और संघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। और चीन ने अंटार्कटिका में 5 अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखे हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, अगली क्लास में मिलते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।